ये एक सच्ची कहानी है। ये हुआ था, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। लेट 1940s में एक छोटा लड़का, जिसे हम रोलैंड डो के नकली नाम से जानते हैं, एक साधारण जिंदगी जीता था। वो बस एक लड़का था, शायद अपने मैरीलैंड नेबरहुड के किसी भी और लड़के जैसा। वो खेलता था, वो स्कूल जाता था, उसका एक परिवार था, लेकिन कुछ इंतजार कर रहा था, कुछ बहुत पुराना और बुरा। बहुत कम लोग ही अंदाजा लगा सकते थे उस अंधेरे का जो जल्द ही उसे घेरने वाला था। एक ऐसा अंधेरा जो विश्वास और होश की बुनियादियों को चुनौती देने वाला था। उसकी थ्योनियां बिठेलने वाली थी हमेशा के लिए। रोलैंड अपनी आंट हैरियट के बहुत करीब था। वो एक स्पिरिचुअलिस्ट थी। वो दूसरी थ्योनिया से कम्युनिकेट करने में विश्वास रखती थी। उन्होंने रोलैंड को बहुत सी चीजें सिखाई, जिसमें ऊइजा बोर्ड इस्तेमाल करना भी शामिल था। तब ये उसके लिए शायद एक गेम था, एक क्यूरियोसिटी। उसने शायद इसमें कोई नुकसान नहीं देखा। आंट हैरियट एक कंफर्ट थी, एक गाइड थी इन अनोखी अनदेखी चीजों की खोज में। उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था, शेयर्ड सीक्रेट्स और अनजाने के लिए एक फैसिनेशन पर बना हुआ एक ऐसी थ्योनिया जिसमें वो बड़े कॉन्फिडेंस से घूमती थी। ये कनेक्शन, चाहे कितना भी मासूम हो, जल्द ही एक दरवाजा बनने वाला था। फिर आंट हैरियट की डेथ होगी। उनके जाने से रोलैंड की छोटी सी जिंदगी में एक खालीपन आ गया। वो उन्हें बहुत मिस करता था। अपने दुख में और शायद उनसे फिर से जुड़ने की चाहत में उसने ऊइजा बोर्ड का सहारा लिया। वो उनसे फिर बात करना चाहता था। उसे सुकून चाहिए था, उसे जवाब चाहिए थे, उसे अपनी प्यारी आंट चाहिए थी। वो बोर्ड जो कभी उनके साथ शेयर किया गया एक क्यूरियस ऑब्जेक्ट था, अब पृथ्वी के उस पार उन तक पहुंचने का उसका अकेला जरिया बन गया। वो अकेला बैठता, उंगलियां प्लानचेट पर रखे, एक इशारे की उम्मीद में, कोई भी इशारा कि वो अभी भी उसके साथ है, उस पार से सुन रही है। अपनी मरी हुई आंट को कांटेक्ट करने की कोशिशें शुरू हो गई। प्लानचेट हिला, मैसेजेस स्पेल आउट हुए। क्या वो उसकी आंट थी या वो कुछ और था, कुछ जो नाटक कर रहा था, कुछ डरावनी, जानी पहचानी और भयानक रूप से अनजान चीजों के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। पहले तो कोई भी जवाब शायद सुकून जैसा लगता होगा, लेकिन इन कम्युनिकेशंस का नेचर जल्द ही बीट हिलने लगा। किसी अपने की हल्की सी फुसफुसाहट के बजाय एक ठंडी अड़ियल मौजूद थेगी अपना एहसास ठेलाने लगी। जो दरवाजा उसने खोला था वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। आंट हैरियट की डेथ के कुछ ही समय बाद और रोलैंड के ऊइजा बोर्ड सेशंस के बाद परिवार के घर में अजीब चीजें होने लगीं। कमरों में अनजानी आवाजें गूंजने लगीं, खरोंचने की आवाजें, जैसे लकड़ी पर पेंजे। वो दीवारों से, फर्श से, हर जगह से और कहीं से नहीं आती हुई लगती थी। चीजें अपने आप हिलने लगती थी। कोई फूलथियान टेबल पर सरक जाता, कोई तस्वीर दीवार से गिर जाती। परिवार पहले हैरान हुआ, फिर परेशान। ये कोई आम घटनाएं नहीं थी, ये किसी गड़बड़ की बेचैन करने वाली फुसफुसाहट थी। उनकी नॉर्मल जिंदगी में एक हल्की लेकिन लगातार रुकावट, परेशानियां और तेज हो गई, और ऐसा लगता था कि उनका फोकस रोलैंड पर था। खरोंचने की आवाजें उसका पीछा करती थीं। उसके कमरे का फर्नीचर जोरों से हिलता था, उसका बिस्तर हिलता था, कभी कभी उसे बिस्तर से फेंक दिया जाता था। वो अंधिए की ताकत अब सिर्फ अपनी मौजूद थेगी का एहसास नहीं करा रही थी, वो एग्रेसिव हो रही थी। वो उस लड़के को टारगेट कर रही थी। परिवार ने डर से सीखा कि उनका बेटा पैरानॉर्मल एक्टिविटी के एक भयानक बवंडर का सेंटर बन गया था। हल्के इशारे अब साफ फिजिकल रूप ले चुके थे, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था या आसान तर्क से समझाया नहीं जा सकता था। रोलैंड के शरीर पर फिजिकल निशान देखने लगे, लाल चकत्ते, खरोंचें जो ऐसी लगती थीं जैसे तेज पंजों से बनी हो। ये निशान अचानक आ जाते थे बिना किसी वजह के। वो थर्ड से चिल्ला उठता था। परिवार डेस्परेट था। वो देख रहे थे कि उनके बच्चे को एक अनदेखी शक्ति तड़पा रही है। वो बेबस महसूस कर रहे थे। डॉक्टर्स से सलाह ली गई, लेकिन वो लड़के की तकलीफों या उनके घर में हो रही अजीब घटनाओं का कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढ पाए। डर अब लगातार था। उनकी जिंदगी के हर कोने में एक महसूस होने वाली मौजूदगी। परिवार जो पक्के लूथरन्स थे, शुरू में उन्होंने अपने मिनिस्टर से एमटेद मांगी। उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। क्या ये कोई भूत था, कोई पोल्टरगाइस्ट, या कुछ उससे भी बुरा? अजीब घटनाएं जारी रहीं। प्रार्थनाओं या कोई मामूली वजह ढूंढने की तर्कसंगत कोशिशों से उन पर कोई असर नहीं हुआ। मिनिस्टर, हालांकि हम ठहरते थे, वो इन बढ़ती हुई घटनाओं को शांत करने का कोई समाधान नहीं दे पाए। वो रहस्यमयी ताकत उनकी कोशिशों का मजाक उड़ाती हुई लग रही थी। हर गुजरते थे इनके साथ और मजबूत और ढीठ होती जा रही थी। परिवार को निराशा की कगार पर धकेल रही थी, क्योंकि वो अपने बेटे की रक्षा के लिए कोई भी तरीका ढूंढ रहे थे।
जैसे जैसे रोलैंड की हालत बिगड़ती गई, परिवार और ज्यातिया डेस्परेट होता गया। मेडिकल साइंस ने कोई जवाब नहीं थे या उनकी अपनी धार्मिक कोशिशों से कोई राहत नहीं मिली। घटनाएं और ज्यातिया वायलेंट और ज्यातिया पर्सनल हो गई। रोलैंड की स्किन पर कथित तौर पर एविल और हेल जैसे शब्द उभरने लगे। वो ऐसी भाषाएं बोलने लगा जो उसने कभी सीखी नहीं थी। उसकी आवाज बीठेल रही थी, भारी और डरावनी होती जा रही थी। उन्होंने कैथोलिक चर्च और उसके पुराने एक्सॉर्सिज्म के रीति रिवाजों के बारे में सुना। ये एक आखिरी रास्ता था, विश्वास और रस्मों की एक ऐसी थ्यूनिया में छलांग जिसके बारे में वो बहुत कम जानते थे। अपने बच्चे को एक अकल्पनीय डरावनी चीज से बचाने की तत्काल जरूरत से प्रेरित होकर उन्होंने एक कैथोलिक प्रीस्ट से संपर्क किया, फिर दूसरे से। केस आखिरकार फादर आई अल्बर्ट ह्यूज तक पहुंचा। उन्हें आर्क बिशप से एक्सॉर्सिज्म करने की इजाजत मिल गई। शुरुआती कोशिशें भयानक थीं। रोलैंड ने पवित्र रस्मों पर हिंसक प्रतिक्रिया दी। उसने थूका, उसने गालियां दी। वो एक अस्वाभाविक ताकत से संघर्ष कर रहा था। एक सेशन के दौरान रोलैंड किसी तरह अपनी रस्सियों से आजाद हो गया और एक बेड स्प्रिंग के टुकड़े से प्रीस्ट के हाथ पर हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। एक्सॉर्सिज्म रोक दिया गया। उस शक्ति ने अपनी ताकत दिखा दी थी, बाहर निकाले जाने का अपना जबरदस्त विरोध। परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहीं और एम्प्टी हेड ढूंढी। आखिरकार सेंट लुइस चले गए, जहां उनके रिश्ते थे और रहते थे। वहां ये केस फादर विलियम एस बोर्डन, एक जेसुइट प्रीस्ट, के ध्यान में आया। वो फादर रेमंड जे बिशप और फादर वॉल्टर हेलोरन के साथ इस मुश्किल काम को अपने हाथ में लेंगे। सावधानीपूर्वक ऑब्जर्वेशन और कंसल्टेशन के बाद उन्हें यकीन हो गया कि रोलैंड सच में डेमोनिक पोजेशन से पीड़ित था। सबूत जबरदस्त थे, पवित्र चीजों से नफरत, छिपी हुई बातों का ज्ञान, सुपर ह्यूमन ताकत। एक पूरे एक्सॉर्सिज्म की इजाजत एक बार फिर मिल गई। प्रीस्ट्स ने गंभीर और खतरनाक राइट ऑन एक्सॉर्सिज्म शुरू किया। ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि कई सेशंस की एक सीरीज थी जो हफ्तों तक चली। ये अलग अलग जगहों पर हुए, जिसमें द एलेक्सियन ब्रदर्स हॉस्पिटल का एक कमरा भी शामिल था। प्रीस्ट्स ने घटनाओं को बड़ी बारीकी से एक डायरी में दर्ज किया। उन्होंने बताया कि रोलैंड के शरीर पर शब्द उभरते थे, चीजें कमरे में उड़ती थीं और लड़का एक गहरी राक्षसी आवाज में बोलता था, इश्निमथिया और धमकियां देता था। जंग शुरू हो चुकी थी, एक डरे हुए बच्चे की आत्मा के लिए एक स्पिरिचुअल जंग, जिसमें भगवान के समर्पित लोग एक पुरानी बुराई के खिलाफ उसकी एकमात्र ढाल बनकर खड़े थे। एक्सॉर्सिज्म के रीति रिवाज बहुत थका थीने वाले थे। दिन रात फादर्स बोर्डन, बिशप और हेलोरन प्रार्थना करते रहे। उन्होंने भगवान के नाम पर उस शक्ति को हुक्म थिया। उन्होंने होली वाटर छिड़का। उन्होंने क्रूसीफिक्स ऊपर उठाए रखे। रोलैंड के रिएक्शंस हिंसक और डरावनी बने रहे। वो छटपटाता था, वो चीखता था। उसने ऐसे गहरे शारीरिक मरोड़ दिखाए जो उसकी उम्र के लड़के के लिए नामुमकिन लगते थे। उसके अंतर का डेमन या डीमंस प्रीस्ट्स को ताने मारते थे, उनके छिपे हुए पाप बताते थे और साइकोलॉजिकल तकलीफ थीकर उनका हौसला तोड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन प्रीस्ट्स डटे रहे। उनका विश्वास ही इस हमले के खिलाफ उनका एकमात्र हथियार था। कई परेशान करने वाली चीजें रिकॉर्ड की गई। जीत हेथिया जोरों से हिलता था। चीजें हवा में तैरती और उड़ती थीं। कमरे में अजीब बठेबू भर जाती थी। रोलैंड की स्किन पर ईविल और हेल जैसे शब्द खूनी खरोंचों की तरह उभर आते थे। एक समय पर कथित तौर पर उसके पैर पर एक डेमन के चेहरे जैसी आकृति दिखाई दी। प्रीस्ट्स ने इन घटनाओं को अपनी आंखों से देखा। उनकी हिम्मत की हद तक परीक्षा हुई। वो समझ गए कि वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल बीमारी से नहीं, बल्कि एक सचेत, बुरी बुथेधी वाली शक्ति से निपट रहे थे, जो अपने शिकार को पकड़े रहने पर आमाथिया थी। एक ऐसी शक्ति जिसे उथल पुथल और डर में मजा आता था। आखिरकार कई हफ्तों की जबरदस्त स्पिरिचुअल जंग के बाद एक ब्रेक थ्रू हुआ। एक खास तौर पर हिंसक सेशन के दौरान रोलैंड अचानक शांत हो गया। उसने अपनी आवाज में कहा, वो चला गया। वो शक्ति जाहिरा तौर पर चली गई थी। प्रीस्ट्स ने धन्यवाद और सुरक्षा की प्रार्थनाएं जारी रखी। मुश्किल त्योर खत्म हो गया था। रोलैंडो, वो लड़का जिसे एक अनदेखी बुराई ने सताया था, आजाद था। उसे पजेशन के सबसे बुरे हिस्सों की कोई याद नहीं थी। शारीरिक निशान मिट गए, डरावनी घटनाएं पूरी तरह से बंद हो गई। वो एक नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट सका। रोलैंडो ने आगे चलकर एक शांत, साधारण जिंदगी जी। कथित तौर पर शादी की और बच्चे भी हुए और उसे फिर कभी ऐसी सुपरनैचुरल घटनाओं ने परेशान नहीं किया। उसकी असली पहचान को बड़ी सख्ती से छिपाकर रखा गया। फादर बिशप की डिटेल में लिखी डायरी, हालांकि मेरे नॉवेल द एक्सॉर्सिस्ट जो 1971 में पब्लिश हुआ था,
के लिए प्राइमरी सोर्स मटेरियल बनी। रोलैंड डो के आसपास की कच्ची, डरावनी और डॉक्यूमेंटेड घटनाओं ने एक ऐसी कहानी के लिए रोंगटे खड़े कर तीने वाली इंस्पिरेशन दी जिसने थ्यूनिया को जकड़ लिया। मिड 20th सेंचुरी अमेरिका में डेमोनिक पोजेशन और एक्सॉर्सिज्म का यह सच्चा मामला उन अनदेखी जंगों की एक साफ याद थे लाता है जो छिड़ सकती है और गहरे अंधेरे के खिलाफ विश्वास की हमेशा रहने वाली ताकत की। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें